सुप्रभात। मैं सुनीता झा एक बार फिर से आपके ही वीडियो कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपको याद होगा कि हम लोग बड़े घर की बेटी पाठ को पढ़ रहे हैं, जो कि आईसीएसई बोर्ड के 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए है। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि बड़े घर की बेटी, जिसे उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी ने लिखा है, ये एक संयुक्त परिवार की कहानी है। और इस कहानी में वेणी माधव सिंह, जो गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे, उनके 2 बेटे हैं, श्रीकंठ और दूसरा लाल बिहारी। श्रीकंठ बीए पास हैं और भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बहुत सम्मान देते हैं। बीए की डिग्री प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने आप को बुरी तरह से कष्ट दिया और उनका शरीर बहुत ज़्यादा सुदृढ़ नहीं है। लेकिन जो छोटा बेटा है लाल बिहारी सिंह, वो दोहरे बदन का सजीला जवान है और वो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, उज्जड़ है। श्रीकंठ जी की पत्नी है आनंदी, जो एक बहुत बड़े परिवार से आई है, ऐशो आराम से आई है। लेकिन जब वो ससुराल में आती है तो वहाँ ऐशो आराम के नाम पर कुछ भी नहीं होता। लेकिन उसने खुद को उस परिस्थिति के अनुसार ढाल लिया है और उसमें वो रहने लगी है। कहानी शुरू होता है कि एक बार लाल बिहारी अपने साथ 2 चिड़ियाँ लेकर आता है और अपनी भाभी को कहता है कि पकाओ। थोड़ा सा घी होने के कारण सारा घी आनंदी मांस में डाल देती है, दाल में नहीं डाल पाती, जिससे कि लाल बिहारी क्रोधित हो जाता है और कहने लगता है कि परसों घी आया और आज कैसे खत्म हो गया। और इस बात पर चिढ़कर लाल बिहारी आनंदी के मैके के बारे में कहता है कि जैसे तुम्हारे मैके में घी की नदी बहती हो। और मैके के बारे में सुनकर आनंदी बर्दाश्त नहीं कर पाती और कह जाती है कि इतना घी तो वहाँ नाई कहार रोज खा जाया करते हैं, काम करने वाले रोज खा जाया करते हैं। जिस पर लाल बिहारी क्रोधित हो जाते हैं और खड़ा उठाकर फेंक कर उसे मारते हैं और कहते हैं कि जिसके नाम पर तुम इतना घमंड दिखा रही हो, उसके आने पर मैं उसको भी देख लूंगा, उससे भी समझ लूंगा और तुमसे भी। मुझे किसी से डर नहीं है। इस बात को सुनकर और चोट खाकर आनंदी वहां से अपने कमरे में जाकर चुपचाप खड़ी हो जाती है, रुक जाती है और इंतजार करने लगती है अपने पति के आने का। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना घटी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही। कोप भवन का मतलब होता है बच्चों, पहले राजमहल में एक ऐसा कमरा होता था जहां रानियां अगर क्रोधित हो जाया करती थी तो वहां जाकर रुकती थी, ताकि किसी से बात ना कर सके या वो अपने क्रोध के बारे में राजा को या लोगों को बता सके कि हाँ वो क्रोधित हैं, लोग समझ सके। तो उस भवन को, उस रूम को कोप भवन कहा जाता था। तो यहाँ पे कोप भवन जैसा तो कुछ नहीं था। आनंदी अपने कमरे में ही थी, लेकिन वो चुपचाप क्रोधित बैठी हुई थी और किसी से बात नहीं कर रही थी, वहां से निकल नहीं रही थी। इसलिए उस रूम को कोप भवन के संज्ञा से लेखक ने संबोधित किया है। उसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस श्रीकंठ की बाट देखती रही, मतलब उनका इंतजार करती रही, रास्ता देखती रही। अंत में शनिवार को वे नियमानुसार संध्या समय घर आए। वे कौन? श्रीकंठ जी अपने नियम के अनुसार शनिवार को घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। गांव घर में लोगों के बीच अगर कोई आता है बाहर से तो लोग उससे बाहर का समाचार जानने की कोशिश करते हैं। आज तो मनोरंजन के बहुत सारे साधन गांव में भी प्राप्त हैं, लेकिन जिस समय की ये कहानी है उस समय मनोरंजन का एकमात्र साधन हुआ करता था लोगों का आपस में वार्तालाप। सब अपने विचार, अपने जानकारी को एक दूसरे से बांटा करते थे। खासकर अगर कोई बाहर से आया हो और जिसे लगता हो कि ये बहुत जानकार आदमी हो, ऐसे लोगों से चर्चा करना उन्हें पसंद होता था। यह वार्तालाप जो थी 10 बजे रात तक होती रही। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता कि खाने पीने की सुध न रहती। लेखक बता रहे हैं कि ये बातचीत जो हो रही थी वो रात 10 बजे तक होती रही। गांव के जो भले पुरुष होते हैं उनको इन बातों में इतना मन लगता है कि वो खाने पीने के बारे में भी भूल जाते हैं। खाने पीने का भी ध्यान उनको नहीं रहता।
श्रीकंठ सिंह को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। अब लोग उनको इस तरह से घेर कर बैठ जाते थे कि वो उनसे अपना पीछा छुड़ा नहीं पाते थे। पिंड छुड़ाना मतलब पीछा छुड़ाना उनके लिए मुश्किल हो जाता था उन लोगों से। जो एक व्यक्ति पूरे दिन काम करके हफ्ते बाद अपने परिवार से मिलने आया है, उस आदमी को सब घेर के बैठा हो, वो थका हुआ है, फिर भी उससे बात करना चाहता है बहुत सारा लोग, तो वो उनका सम्मान करते हुए उनके साथ बैठा रहता था। चाहता तो था कि सब चले जाएं, लेकिन भेज नहीं सकता था क्योंकि ये संस्कारों के खिलाफ होता। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। आनंदी 2 दिनों से वेट कर रही थी, अपने पति का इंतजार कर रही थी कि वो कब आए और अपनी तकलीफ वो उनसे बताए। तब तक तो इंतजार कष्टकारी था ही, लेकिन जब श्रीकंठ गांव में आ चुका, उस घर में आ चुका, लेकिन अभी तक उससे मिला नहीं, तो ये 2-3 घंटे उसके और भी ज्यादा बेचैनी में और कष्ट में बीते। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठ गई, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। और जैसे ही सब लोग उठ के गए, लाल बिहारी ने पहले ही अपने भाई को अपनी भाभी की शिकायत कर दी कि आप उन्हें कह दीजिए कि ज्यादा मुंह न लगाया करे, नहीं तो किसी दिन बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी, साक्षी मतलब गवाही दी कि हाँ, बहु बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। और बेनी माधव सिंह भी अपने बेटे के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं कि बिल्कुल सही है, घर की औरतें जो होती हैं उनका ये स्वभाव अच्छा नहीं होता कि वो मर्दों से मुंह लगाए। लाल बिहारी बोला, वे बड़े घर की बेटी हैं तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं हैं। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी और भी ज्यादा उसमें जोड़कर कह रहा है कि ठीक है, माना कि वो बहुत बड़े घर से आई हैं, बड़े घर की बेटी हैं, तो हम भी कोई छोटे लोग नहीं हैं, कोई किसी के यहाँ गुलामी नहीं करते, किसी के यहाँ पानी नहीं भरते, सब्जियां नहीं बेचते। तो ये सब सुनकर श्रीकंठ थोड़े से चिंतित होते हुए पूछते हैं कि आखिर बात क्या हुई? तुम इतनी शिकायतें कर रहे हो, कुछ तो हुआ होगा। लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी, मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। लाल बिहारी ने बात को विस्तार से नहीं बताया, कहने लगा कि बस ऐसे ही मुझसे उलझ पड़ी, मुझसे लड़ने लगी, क्योंकि उनको वो अपने मैके के सामने हम लोगों को तुच्छ समझती हैं, छोटा समझती हैं, हमारी कोई हैसियत ही नहीं समझती अपने मायके के आगे। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी यानी क्रोध से भरी हुई बैठी थी। ये हजरत भी कुछ तीखे थे। हजरत यानी महाशय, हिंदी में हजरत का अर्थ होता है महाशय। ये महाशय भी कुछ तीखे थे, यानी कि इतनी सारी शिकायतें सुनकर अपने भाई से भी, अपने पिता से भी वो थोड़े से तीखे मूड में थे, थोड़े से गुस्से में थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? चित्त यानी मन। आनंदी ने उनसे पूछा कि मन तो खुश है आपका? श्रीकंठ सिंह बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है? श्रीकंठ भी थोड़े से व्यंग के तौर पे ही कहते हैं कि हाँ बहुत खुश है, लेकिन तुमने घर में आजकल ये कौन सा उपद्रव यानी उत्पात या कांड मचा के रखा हुआ है जिससे सब परेशान हो गए हैं? आनंदी की त्योरी चढ़ गई। ये मुहावरा है और इसका मतलब है कि वो और ज्यादा क्रोध में आ गई। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। गुस्से के मारे उसके बदन में क्रोध की ज्वाला यानी आग सी जल उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलस दूं। और क्रोध में उसने कहा कि जिसने तुमसे ये झूठी बात कही है, ये आग लगाई है, शिकायत तुम्हारे आगे की है, उसे अगर अभी मैं पा जाऊं तो उसका मुंह झुलस दूं यानी मुंह जला दूं। इतनी गर्म क्यों होती हो? बात तो कहो। श्रीकंठ जी पूछते हैं कि इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, मुझे बताओ तो पूरी बात क्या है। तब बताना शुरू करती है आनंदी। कहती है, क्या कहूं, यह मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो एक गवार छोकरा जिसको चपरासीगिरी करने का भी शऊर नहीं है, मुझे खड़ाओं से मारकर यूं अकड़ता। शऊर मतलब तरीका। तो कहने का मतलब है कि वो कहती है कि ये मेरी किस्मत की बात है कि मैं ऐसे जगह पे हूं, नहीं तो एक ऐसा लड़का जिसको कि चपरासीगिरी के लिए भी कोई ना रखे, जो इतना भी पढ़ा लिखा नहीं है, वो मुझे खड़ाओं से मारता और इस तरह की उल्टी सीधी बात सुना करके भी अकड़ता फिरता। ऐसा नहीं होता अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो।
अब श्रीकंठ जी सारी बात को जानना चाहते थे और कहते हैं कि सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। वो कहते हैं कि सारी बात मुझे बताओ तफसील से, वरना मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। अब आनंदी सारी बात बताने लगती है। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा दाल में घी क्यों नहीं है। उसने सारी बात सही से बताना शुरू की कि मांस पकाया और सारा घी मैंने मांस में डाल दिया। जब श्रीकंठ खाने बैठा तो उसने मुझसे पूछा कि दाल में घी क्यों नहीं है। बस इसी पर वो मेरे मैके को भला बुरा कहने लगा और मेरे जवाब देने के बाद उसने मेरे मैके को भला बुरा कहने लगा। तो मुझसे भी रहा ना गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई का हार खा जाते हैं। आनंदी ने अपनी कही हुई बात को भी नहीं छुपाई है और वो उस बात को भी बताती है कि उसने क्या कह दिया था और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर उस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी और सारी बात बताने के बाद कहती है कि बस इतनी छोटी सी बात पर उसने मुझ पर खड़ाऊ फेंक कर मारा। यदि हाथ से न रख लेती तो सिर फट जाता। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा वह सच है या झूठ। और उसके बाद वो कहती है कि जाओ अपने भाई से पूछ लो, मैंने कुछ झूठ तो नहीं कहा है। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोले यहां तक हो गया उस छोकरे का साहस। अब सारी बात जानकर श्रीकंठ क्रोध में आ जाते हैं। कहते हैं कि इतनी हिम्मत हो गई उस लड़के की कि मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी पर हाथ उठाए, मेरी पत्नी को गालियां दें। आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। लेखक ने यहाँ पे बताया कि स्त्रियों का जैसा स्वभाव होता है रोने का, आनंदी भी रोने लगी। थोड़ा सा सम्मान, थोड़े से सहानुभूति के शब्द सुनकर वो रोने लगी क्योंकि आंसू उनके पलकों पर रहते हैं। आंसू पलकों पर रहना मतलब रोने को वो हमेशा तैयार रहती हैं। श्रीकंठ धैर्यवान और शांत पुरुष थे। धैर्यवान मतलब उनके पास बहुत पेशेंस था, धैर्य रखते थे वो, साथ ही शांत भी थे। उन्हें कदाचित ही क्रोध आता था। बहुत कम समय ऐसा होता था जब उन्हें क्रोध आता था, बहुत कम गुस्सा करते थे वो। पर स्त्रियों के आंसू पुरुषों के क्रोधाग्नि भड़काने में घी का काम करते हैं। लेखक यहाँ पर अपने विचार को रखते हैं कि हालांकि श्रीकंठ को गुस्सा नहीं आता था, लेकिन फिर भी जो स्त्रियों के आंसू होते हैं वो पुरुषों की क्रोध की अग्नि को भड़काने में घी के जैसा काम करते हैं। जैसे आग को भड़काने के लिए घी डाला जाता है तो वो तेज होकर जलने लगता है, बिल्कुल उसी तरह पुरुष अगर क्रोधित हो तो उस समय अगर स्त्रियां रोकर अपनी बात कहे तो पुरुष और ज्यादा क्रोध में भड़क उठता है। रात भर करवट बदलते रहे वे, क्रोध में आ गए और रात भर वो चैन से सो न पाए। उद्विग्नता के कारण, बेचैनी के कारण पलक तक नहीं झपकी और उनकी आंख एक बार भी नहीं झपकी, थोड़ी सी भी नींद उन्हें नहीं आई। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, वाप लिखा हुआ है, बाप होना चाहिए, दादा अब इस घर में मेरा निर्वाह ना होगा। और वो अपने पिता के पास जाकर बोलते हैं कि अब इस घर में मेरा रहना मुश्किल है, मैं यहाँ निर्वाह नहीं कर पाऊंगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने मित्रों को आड़े हाथों लिया था। जैसी बात आज श्रीकंठ स्वयं कह रहे हैं कि मैं अब इस घर में नहीं रह सकता, मेरा गुजारा इस घर में अब नहीं होगा। ऐसी बात जब भी उनके मित्रों ने कही है अपने माता पिता से, तब वो उन्हें आड़े हाथों लेते थे, यानी उनको डांटा करते थे, उनको समझाया करते थे। परंतु आज दुर्भाग्यवश बुरी किस्मत आज कह सकते हैं कि आज उन्हें स्वयं ये बात कहनी पड़ रही है अपने ही मुंह से। और जो कि हमेशा सबको समझाते थे कि परिवार के साथ मिलकर रहो, अलग नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्य से आज उन्हें स्वयं यही बात कहनी पड़ रही है कि वो अब इस परिवार में नहीं रह सकते। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि दूसरों को ये बात कहना, किसी चीज के लिए उपदेश देना, समझाना बहुत आसान होता है, पर जब अपने पे वो काम आता है तो वो कठिन हो ही जाता है। वेणी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? वेणी माधव सिंह को इसकी उम्मीद नहीं थी। वो घबराकर पूछने लगे, क्यों? श्रीकंठ सिंह बोले, इसलिए कि मुझे भी अपनी प्रतिष्ठा का कुछ ख्याल है। और श्रीकंठ बोलने लगे कि मुझे भी अपने मान सम्मान का ख्याल है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रयोग हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वही उनके सिर चढ़ते हैं।
मैं दूसरों का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊं और जूतों की बौछार होती है। करीब बात तक ही हो तो चिंता नहीं, कोई एक दो कह ले वहां तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं मुंह ना खोलूं। श्रीकंठ कहते हैं कि मुझे भी अपने मान सम्मान का ख्याल है। यहाँ पर यानी आपके घर में अब अन्याय का बोलबाला हो गया है। लोग अपनी जिद में कुछ भी करते हैं। बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। जो यहाँ पे नहीं होता वो उनके सर पर चढ़कर बोलते हैं, यानी कि उन पर ज्यादती करते हैं। मैं तो नौकरी करता हूँ, दूसरे जगह रहता हूँ, घर पे रह नहीं सकता, और जब मैं घर पे नहीं रहता हूँ तो मेरे पीछे घर की औरतों पर खड़ाऊं और जूतों से बौछार की जाए, उस पर खड़ाऊं और जूतों से उसे मारा जाए, ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। कड़ी बात यानी कि कुछ कठोर बातें अगर एक दो कह भी दी जाए तो मैं वहां तक सह सकता हूँ, किंतु कदापि यानी किसी भी हालत में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मुझ पर लात घूंसे मारे और मैं मुंह ना खोलूं, मैं उसका विरोध ना करूं। वेणी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सिंह सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा अवाक रह गया। अवाक मतलब आश्चर्यचकित। वेणी माधव सिंह कुछ बोल ना सके। इस पूरे बात को सुनकर उनको कुछ समझ नहीं आया कि उनको क्या बोलना है। श्रीकंठ सिंह उनका आदर करते थे, उनके सामने ऊंची आवाज में उन्होंने कभी बात नहीं की थी, लेकिन आज जो तेवर उन्होंने देखा उसको देखकर वो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इसी तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। और फिर अंत में वो सिर्फ इतना बोले कि बेटा तुम इतने समझदार हो और तुम इस तरह से जोश में तैश में आकर इस तरह की बात कर रहे हैं। स्त्रियां जो होती हैं, औरतें जो होती हैं, इसी तरह से रो के बिलख के झूठ मूठ बोल के घर का नाश कर देती है। उनको अपने सर पर चढ़ाना यानी इतना ज्यादा उनको मान देना अच्छा नहीं होता। ये वेणी माधव सिंह के छोटे विचार को दर्शाता है कि वो सही हो या गलत हो अपने बेटे का या पुरुष का साथ देते हैं। उनके विचार से स्त्रियों को पुरुषों के आगे नहीं बोलना चाहिए और पुरुषों को उनकी बात को ज़्यादा सुनना नहीं चाहिए, उनको सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। श्रीकंठ सिंह ने उत्तर दिया, इतना मैं जानता हूं, आपके आशीर्वाद से मूर्ख नहीं हूं। श्रीकंठ सिंह कहते हैं कि इतना तो मैं भी समझता हूं कि मुझे जोश में आके ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए। मैं आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मूर्ख नहीं हूं, पढ़ा लिखा हूं। आप स्वयं जानते हैं मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में मैं उत्तरदाता हूं, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार असह्य है। मैं इस लाइन पर एक बार ज्यादा फोकस डालती हूँ आपके सामने, क्योंकि आपको ये पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो वो कहते हैं कि जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में मैं उत्तरदाता हूँ, यानी कि जिसका पति मैं हूँ और जिसको शादी करते समय मैंने ये वचन दिया है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम्हारे मान प्रतिष्ठा का उत्तरदायी हूँ, मैं उसके प्रति ऐसे अन्याय या ऐसे जानवरों जैसा व्यवहार नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा, क्योंकि वो मेरी पत्नी है और वो मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए ये मेरे लिए असह्य है, बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं दिया। साथ ही साथ वो कहते हैं कि आप यकीन कीजिए कि मैं इतना ही पर मान गया कि मैं अलग हो जाऊंगा या इसके साथ नहीं रहूंगा, और मैंने लाल बिहारी को कोई दंड नहीं दिया, जबकि उसने इतना घोर अन्याय किया, इतनी बड़ी गलती की, फिर भी मैंने उसे दंड नहीं दिया। ये क्या कम है? अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए। अब बेनी माधव सिंह को भी गुस्सा आ गया, ऐसी बात और ना सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो। लेकिन अब थोड़े क्रोध में आकर बेनी माधव सिंह ने कहा कि ठीक है, लाल बिहारी से कुछ गलती हो गई तो उसके कान पकड़ो, यानी उसे डांट लो, उसे सजा दे दो, लेकिन अलग होने की क्या बात है? लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। और उनके बात को काटते हुए श्रीकंठ कहते हैं कि लाल बिहारी अब मेरा भाई नहीं रह गया। पिता पूछते हैं, स्त्री के पीछे, अपनी पत्नी के पीछे तुम अपने भाई से अलग हो गए, भाई से अपना रिश्ता तोड़ दिया?
तो श्रीकंठ जवाब देते हैं, जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। श्रीकंठ सिंह कहते हैं कि नहीं, पत्नी की वजह से नहीं, पत्नी के लिए मैं अपने भाई से रिश्ता नहीं तोड़ रहा हूं, मैं उससे रिश्ता तोड़ रहा हूं उसकी क्रूरता के कारण और उसके अविवेक के कारण। उसने जो क्रूर व्यवहार यानी कि बुरा बर्ताव, कठोर बर्ताव किया है एक औरत के साथ, अविवेक यानी कि बुद्धि से हीन, जो बिना सोचे समझे किया गया जो उसका व्यवहार है, उस व्यवहार के कारण मैं उससे अपना रिश्ता तोड़ रहा हूं। दोनों कुछ देर चुप रहे और यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। दोनों शांत हो जाते हैं, चुपचाप खड़े रहते हैं। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। वो चाहते थे कि श्रीकंठ मान जाए, वो चाहते थे कि परिवार बना रहे, लेकिन उनके जो पुरुषत्व का अहंकार था, पुरुष को नीचे न दिखाने का जो अहंकार था, उस अहंकार के मारे वो ये नहीं चाहते थे कि ये स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कुछ अनुचित यानी गलत काम किया है। इसी बीच गांव के और कई सज्जन हुक्के चिल्लम के बहाने वहां आ बैठे। गांव के लोगों को जैसे ही ये अंदाजा हुआ कि इस घर में कुछ खटपट चल रही है, कुछ लड़ाई चल रही है, तो उस लड़ाई की टोह लेने के लिए, उसको जानने के लिए कुछ और सज्जन, कुछ लोग जो थे वो कोई हुक्के के लिए, कोई चिल्लम के लिए वहां पे उनके आंगन में आकर बैठ गए। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ सिंह पत्नी के पीछे पिता से लड़ने पर तैयार हैं तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। जो स्त्रियां उन्हें अपना शत्रु समझती थी, जो स्त्रियां उनके वजह से अपने परिवार में कलह झेल रही थी, उन्हें यह सुनकर बड़ी खुशी हुई, उन्हें यह बड़ा हर्ष हुआ ये सुनकर कि श्रीकंठ सिंह अपनी पत्नी के लिए अपने पिता से लड़ रहे हैं, अपने परिवार से अलग होना चाहते हैं। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं अकुलाने लगी। और जो दोनों पक्ष में मधुर वाणियां, ये व्यंग में कहा गया है। मधुर वाणियां, जब युद्ध लड़ाई हो तो मधुर वाणी नहीं होती, तो यहाँ पर भी लड़ाई हो रही है, तो जो कठोर वाणियां हैं उसको व्यंग के तौर पे मधुर वाणियां कहा गया है कि उसको सुनने के लिए उन औरतों की आत्माएं, मन जो था अकुलाने लगा, बेचैन होने लगा। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। उस गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस परिवार में जो एकता थी, उस एकता को देखकर उसके नीतिपूर्ण गति पर, जो नीति से युक्त हो, जो नियम के अनुसार जो चल रहा हो परिवार में, जिसका बड़े छोटे का सम्मान होना, प्रेम होना जो था, उसको देखकर मन ही मन जलते थे कुछ लोग। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। और जो ऐसे महानुभाव थे, जो ऐसे महान लोग थे, उन लोगों की जो कामनाएं थी कि इस परिवार में कठोरता, इस परिवार में कटुता आ जाए, लड़ाइयाँ हो, परिवार अलग हो जाए, टूट जाए, वो शुभकामनाएं जो थी, वो इच्छाएं जो थी, आज पूरी होती हुई नजर आने लगी। कोई हुक्का पीने और कोई लगान की रसीद दिखाने के बहाने आकर वहां बैठ गए और उस चीज को सुनने और जानने के लिए, उस लड़ाई को समझने के लिए लोग जो थे, कोई हुक्का पीने के लिए उनके आंगन में आ गया, कोई लगान की रसीद दिखाने के बहाने से आकर उनके यहाँ बैठ गया ताकि उस लड़ाई को और देख सकें, उसका मजा ले सकें। वेणी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इन द्वेषियों को ताली बजाने का अवसर ना दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूं, तुम्हारा जी जो चाहे करो, अब तो लड़के से अपराध हो गया। वेणी माधव सिंह समझदार थे, अनुभवी आदमी थे। पुराने आदमी से यहाँ मतलब है अनुभवी थे, उन्हें इन बातों का अनुभव था कि गांव के लोग किस नियत से यहाँ आकर के बैठे हैं। उनके इन भावों को वो ताड़ गए, समझ गए। उन्होंने निश्चय किया और मन ही मन उन्होंने तय किया कि कुछ भी हो जाए, इन द्वेषियों यानी ये ईर्ष्यालु लोग जो हैं, जो जलने वाले लोग हैं, इनको ताली बजाने का अवसर ना दूंगा, खुश होने का अवसर नहीं दूंगा, मजाक उड़ाने का अवसर, मौका नहीं दूंगा। तुरंत अपने भावों को, अपने शब्दों की कठोरता को बदलते हैं और कोमल शब्द में बोलते हैं कि बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूं, यानी कि तुम्हारी जो इच्छा है वही करो, मैं तुमसे विरोध नहीं करूंगा, तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब तो लड़के से गलती हो गई, उसने ये गलती कर ली, अब तुम जो चाहे उसे सजा दे लो, जो चाहे तुम करो, मैं कुछ नहीं कह सकता।
अब ये तो एक अनुभवी व्यक्ति के विचार थे और उन्होंने सोचकर तुरंत अपने अपने शब्दों में बदलाव लाया, लेकिन इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को समझ नहीं पाया। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट जो हैं वो श्रीकंठ जी हैं। उन्होंने इलाहाबाद से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, लेकिन उन्हें दुनियादारी का अनुभव नहीं था। उस अनुभव से अभी भी वो हीन थे, दूर थे। इसलिए वो इन लोगों को जो देखने के लिए, जो तमाशा देखने के लिए आए थे, उनके भावों को समझ नहीं पाए और अपने व्यवहार में बदलाव भी नहीं ला पाए। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। वे जब कॉलेज में थे तो डिबेट में वो पार्टिसिपेट किया करते थे। तो वहाँ पे डिबेट में तो आप जानते ही हैं, वाद विवाद में तो आप जानते ही हैं कि अपनी बात पे अड़े रहना पड़ता है, चाहे वो सही हो या गलत हो। तो उन्हें अपनी बात पे अड़े रहने की आदत थी। वे इन हथकंडों के बारे में नहीं जानते थे। इन हथकंडों की उसे क्या खबर है, इन चालों के बारे में वो क्या जानते थे कि किस तरह से अपने स्वभाव को, अपने बात को, अपने व्यवहार को बदल लिया जाता है ताकि लोग उसका मजाक ना उड़ाएं, तमाशा ना देखें। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में ना आई। वो बिल्कुल नहीं समझ पाया कि पिता अचानक से कैसे बदल गए। बोला, मैं लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। और उसने दुनिया की परवाह किए बगैर, बिना बाप के विचारों को समझे हुए सबके सामने कह दिया कि मैं लाल बिहारी के साथ इस घर में अब नहीं रह सकता, नहीं रहूंगा। बच्चों, आज के लिए अब इतना ही। तीसरे वीडियो में मैं इस पाठ को पूर्ण करूंगी और साथ ही साथ चरित्र चित्रण और कुछ पॉइंट्स बता दूंगी कि आप कैसे परीक्षा में अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। उम्मीद है पाठ आपको समझ में आ गया होगा, और जो नहीं समझ में आ रहा है वो पूछ लीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।